हाँ, तो भैया गुड मॉर्निंग। और अभी जो है हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। VIDEO, ये वीडियो नंबर 2 है। और लास्ट वीडियो में हमने 50 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे और वीडियो नंबर 2 में हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है। कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर जो मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों इसमें जो सूत्र कणिका होता है ना, ये सूत्र कणिका ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। मतलब किसका शरीर जो होगा सिर से पूंछ तक खंडित होता है, मतलब टूटा हुआ होता है। तो इसमें आप देखोगे तो बेटा आंतुरगही निडेरिया जाति का, आंतुरगही निडेरिया जाति का ये जो है शरीर टूटा हुआ होता है। आप यहाँ से आगे जाओ। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। सिनेप्स अंतराल किसके मध्य स्थित होता है। तो बच्चों ये जो 53 में क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के बीच में स्थित होता है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं बच्चों। तो इसमें जो आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर है दैट इज कॉल्ड ऊतक। यानी कि एक तरह की कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको ऊतक बोलते हैं। जैसे कोशिका होंगी तो कई सारी कोशिकाएं होंगी, तो इनके समूह को हम लोग बोलते हैं ऊतक। और इस तरह कई सारे ऊतक होंगे, कोशिकाओं के समूह ऐसे देखिए, ये कई सारे ऊतक होंगे, तो इनको मिला के बनता है एक अंग। क्या बनता है बच्चों, एक अंग बनता है। तो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें आपका ए, 54 का होगा ए, ऊतक। आप क्वेश्चन 55 देखिए। क्वेश्चन 55 में कह रहा है कि पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन 55 का जो आंसर होगा वो एक होगा। पौधों में 3 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पौधों में 3 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। आप 55 से आगे बढ़ो भाई साहब, 55 से आगे बढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। निम्नलिखित में से किस कोशिका भित्ति नहीं होती है। अच्छा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति का मतलब जो होता है, जो सेल के ऊपर जो बाहरी लेयर होती है, जो उसका आउटर लेयर होता है, वो नहीं होती है। तो किसमें नहीं होता है, तो आपका इसमें माइकोप्लाज्मा जो होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, माइकोप्लाज्मा में। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है भैया। तो जो आपका ये 57 क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह जो होता है ये सूत्र कणिका को बोलते हैं। सॉरी 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 यस, ठीक है आंसर, सूत्र कणिका को ही बोलते हैं, सूत्र कणिका को ही बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहता है, तो सूत्र कणिका को कहा जाता है। आप आगे देखिए, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। मतलब जो एक कोशिकीय जीव होता है वो उसके अंदर प्रजनन कैसे होगा, यानी कि वह अपने जैसे बच्चे या अपने ही जैसी जीवों को कैसे उत्पन्न करेगा। तो बच्चों इसमें कोशिका विभाजन के द्वारा, यानी कि कोशिका टूटती है और उसके टूटने से एक नया जीव बन जाएगा जो एक कोशिकीय होता है। तो कोशिका विभाजन के द्वारा ऐसा होता है। डीएनए का संक्षिप्त रूप क्या है। यानी कि डीएनए को, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं ये। तो जब आपसे ये पूछ रहे हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चों इसमें होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी, ये पढ़ेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। याद कर लो इसको, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम ग्रेसिलेरिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो बच्चों अगर का,
अगर का प्रयोग होता है, अगर के माध्यम से जो है हम लोग जेली और ये सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, आइसक्रीम जेली बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन 61 देखिए, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें त्रिकोरकी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसको? त्रिकोरकी कहते हैं। यानी कि इसमें आंसर क्या होगा आपका? 3, त्रिकोरकी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म का प्रयोग किया था? तो बच्चों पुरकिंजे ने किया था। कौन था ये? पुरकिंजे। आप आंसर देखोगे तो पुरकिंजे जो है, पुरकिंजे ने सबसे पहले प्रयोग किया था। पुरकिंजे है इसका आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, तो 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पायरुविक एसिड होता है। पायरुविक एसिड होता है। ये इसका आंसर है, पायरुविक एसिड होता है, राइट। 63 नंबर क्वेश्चन, पायरुविक एसिड होता है। क्वेश्चन 64 है, कह रहा है क्वेश्चन 64 देखिए, इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस ऊतक की पहचान करें जिसकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म, सेलुलोज की पतली दीवार और रिक्तिकाओं की प्रधानता होती है। तो इसमें जो होगा बेटा स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में होता है ये। लाइसोसोम को उसके डैश की वजह से आत्मघात की थैली कहा जाता है। तो बच्चों इसमें क्या आंसर होगा? आत्मघात थैली का मतलब ये है कि ये फट जाता है और वो मतलब फट के हत्या कर लेता है खुद की। तो इसमें जो आपका आंसर होगा बच्चा, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, इसके कारण होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण होता है। निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? एटीपी का होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होना चाहिए आंसर इसमें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आंसर क्या होगा इसमें आपका 66 से क्वेश्चन नंबर? तो 66 में ठीक है आंसर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको तीसरा विकल्प ठीक दे रहा है। चौथा विकल्प देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो मैंने क्वेश्चन को पहले भी कराया है, मैंने आपको बताया था वहां पे कि क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है जंतु और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होगा ये हमारा आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन भी यही था, आपको ध्यान होगा तो पहले वीडियो का पहला क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, एक बात और जो दिख रही है वो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये भी होता है। कोशिका भित्ति होता है पादप में और कोशिका झिल्ली होता है जंतुओं में। ये भी है, ये भी है, दोनों रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। एक कोशिका केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका के केंद्रक में बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब हो गया, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक, यानी कि केंद्रक में कौन सा? तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला एक द्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कह रहा है कि एक इमारत में ईंट जीवों में डैश के समान है। एक इमारत में ईंट जीवों में डैश के समान, जैसे मकान बनती है ईंटों से, तो ईंटों के समूह से दीवार बनती है, दीवारों के समूह से कमरे बनते हैं, कमरों के समूह से मकान बनती है। तो उसी तरीके से जो कोशिकाएं होती हैं वो मानव के शरीर का निर्माण करती हैं। तो इसमें कोशिकाएं जो होंगी वो जैसे मकान में ईंट होता है वैसे ही शरीर में कोशिकाएं होती हैं। यदि कोशिकाओं को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रवाह यह भी है कि कोशिका फूलने लगती है, तो यह विलयन किसका है? मैंने बच्चों अभी आपने ध्यान दिया अगर दिया हो तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया है और इस क्वेश्चन को मैंने आपको आंसर बताया था हाइपोटोनिक विलयन। क्या होता है बच्चों इसका आंसर? हाइपोटोनिक विलयन। देखिए क्वेश्चन अब रिपीट होने लगा है, यानी कि ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है। हाइपोटोनिक विलयन के कारण जो है ये कोशिका लगती है फूलने के लिए, फूलने लग जाती है, ठीक है। आप अगर यहाँ से आगे बढ़ते हो तो भाई क्वेश्चन नंबर आपने कौन सा देख लिया? 70 देख लिया। अब 71 पे देखिए क्या आता है। एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित
नहीं होता है। तो बच्चों जीव द्रव्य उपस्थित नहीं होता है। जीव द्रव्य यानी कि जो आपका ये जो जीव द्रव्य है ये उपस्थित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव उदाहरण है? कोशिकीय जीव उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव उदाहरण है? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। कोशिकीय जीव उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव उदाहरण है? तो बच्चों देखो यूग्लिना होता है, अमीबा भी होता है और पैरामीशियम भी होता है। तो इसमें इसमें जो है सभी विकल्प सही हैं। आंसर क्या होगा इसमें आपका? सभी विकल्प सही हैं। ए, बी, सी, डी तीनों विकल्प जो है वो सही हैं। आप अगर यहाँ से आगे बढ़ते हो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? बहुकोशिकीय जीव नहीं है तो भाई बहुकोशिकीय जीव नहीं है तो ये पैरामीशियम जो है ये सिंगल एक कोशिका से बना हुआ होता है। बाकी सारे क्या हैं? बहुकोशिकीय। इससे बहुत बहुत सारे सेल से बना होता है, बहुत सारे सेल से बना होता है, बहुत सारे सेल से बना होगा, लेकिन पैरामीशियम जो होता है वो केवल एक कोशिका से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप अगर देखोगे कौन सा कथन सही है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ये आंसर सही है। जो कवक होते हैं वो प्रकाश का संश्लेषण नहीं करते, यानी कि प्रकाश को अवशोषित नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है, यानी कि एक कोशिकीय नहीं है? तो बच्चा इसमें मोस्ट प्रॉब्ली आपका हाइड्रा जो होगा ये नहीं होगा। हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। हाइड्रा क्या है? बहुकोशिकीय जीव है, यानी कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। तो ह्यूमस के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। ह्यूमस 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 आंसर क्या होगा? ह्यूमस के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके 76 हो गया क्वेश्चन। आप 76 से आगे बढ़ोगे अगर तो आप 76 क्वेश्चन नंबर से आगे बढ़िए। अब यहां पर आपका टाइप 2 शुरू होता है। अभी तक हमने देखा जो तो वो सारा का सारा था किस पर? कोशिका पर। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है आपका ये डिपेंडेंट होगा आपके विविध प्रकार के क्वेश्चंस पर। इसमें कई सारी चीजों को शामिल किया गया है। देखते हैं एंग्लो नूवियन किसकी नस्ल है? जो एंग्लो नूवियन है वो किसकी नस्ल है? तो बच्चों ये बकरी की नस्ल है। एंग्लो नूवियन किसकी नस्ल है? बकरी की। एंग्लो नूवियन किसकी नस्ल है? बकरी की, यानी कि बकरी जो होती है उसकी एक प्रजाति है एंग्लो नूवियन। स्पंज क्या होता है? भाई जो रसगुल्ला खाते हो स्पंज, स्पंज क्या होता है? स्पंज क्या होता है? तो स्पंज पशु, स्पंज क्या है? एक प्रकार का पशु होता है। स्पंज क्या होता है? स्पंज एक प्रकार का पशु होता है। इसमें थोड़ा डाउट बचा सवाल पे, आई विल चेक इट लेटर। ओके, इस क्वेश्चन को छोड़ देना अभी, इसको डाउट पे रख दो, मैं इसको चेक करता हूँ आगे आकर के। अभी अभी चेक करते हैं इसको। अगला सवाल देखिए जरा। तो कह रहा है भैया बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। केकड़ा इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो क्रैब कहते हैं। क्या केकड़ा देखा है? आप लोग अक्सर देखते हो नदी वदी में। केकड़ा क्रैब के कितने पैर होते हैं? तो भैया क्रैब के पैर होते हैं 8। केकड़े के कितने पैर होते हैं? 8। केकड़े के 8 पैर होते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिनका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? ऐसा कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र होता है लेकिन उसका मस्तिष्क नहीं होता है? तो स्टार फिश के मस्तिष्क नहीं होता है। स्टार फिश में मस्तिष्क नहीं होता है। कुछ मछली इस तरह होती है, कुछ इस तरह की मछली होती है। तो बच्चा इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मस्तिष्क नहीं होता है। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिंचिज का समूह, यानी कि डार्विन जो होता है ये डार्विन फिंचिज का समूह किसके लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो ये पक्षियों के लिए है। किसके लिए? ये पक्षियों के लिए। नरसुरा शार्क से अलैंगिक क्लैंस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं?
किसके साथ जुड़े होते हैं? अलैंगिक क्लैश पर किसके साथ जुड़े होते हैं? तो छठवें का जो होगा आपका श्रेणी पंख के द्वारा, यानी कि जो मछलियाँ होती हैं ये शार्क, ये पंख के द्वारा अपना जो है क्या करती हैं, आप इंटिमेशन के प्रोसेस को पूरा करती हैं, राइट? यानी कि बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया को पूरा करती हैं। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। बच्चा ध्वनि को चमगादड़ यानी कि ध्वनि के वाइब्रेशन को फील करके अपनी उड़ान भरता है। तो इसमें आंसर आपका चमगादड़ होगा। हार्मोन आमतौर पर किससे संबंधित नहीं होते हैं? हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते हैं, यानी किसके अंदर हार्मोन नहीं होता है? तो बच्चों इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होगा? बैक। हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते हैं? बैक्टीरिया इसका आंसर होना चाहिए बच्चों, ठीक है, बैक्टीरिया। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? तो आंसर 9 का देखिए 4, हरे पौधे। हरे पौधे। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, क्योंकि ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई साहब जो ऊंट होता है उसमें उसे पानी की जरूरत नहीं होती। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बना लेता है। उसके जठर में ल्यूमेन की भित्तियों में जलकूप होता है। देखो, पानी की जरूरत तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है भाई। पानी की जरूरत तो होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो ये तो एक ठीक लग रहा है विकल्प। उपयुक्त सही विकल्प मान लो आप आंसर। सभी क्या बच्चों सही है। 10 का क्या होगा? 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 के बाद। लाख बनाई जाती है। तो भाई साहब लाख की चूड़ियां होती हैं, और लाख जैसा हमने देखा उसके अंदर चूड़ी भरे, तो लाख के अंदर काला काला कुछ भरा जाता है, उसको लाख बोलते हैं। तो लाख किससे प्राप्त होता है? तो बच्चों लाख प्राप्त होता है कीट से। कीट से क्या होता है? लाख प्राप्त होता है कीट से, एक जीव से, कीट से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? मतलब किसमें विष नहीं होता है? तो कौन सा शहर विष रहित है? तो अजगर में कोई विष नहीं होता है। अजगर में कोई विष नहीं होता है। अजगर अपने शरीर से अपने शिकार को लपेटता है, तोड़ता है, उसको निगल जाता है। अजगर में कोई विष नहीं होता है। ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध है। भैया ऑलिव कछुओं की एक प्रजाति है। ऑलिव रिडले जो है कछुओं की एक प्रजाति है। और भारत में आप देखेंगे अगर तो जो ये उड़ीसा का जो तट है ये वाला, अगर आप देखेंगे तो ये जो उड़ीसा का तट है ना, यहाँ पर ऑडली ऑडली रेड जो ऑलिव रिडले कछुए हैं उनका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप आगे। क्वेश्चन 13 के बाद देखिए 14 देखिए, एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक आपने अक्सर नाम सुना होगा, बड़ा चर्चा में रहा, अभी कोरोना तब भी बड़ा चर्चा में रहा। तो एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं? ये प्रतिजैविक क्या करते हैं? तो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों, एंटीबायोटिक का यही काम होता है। लेकिन देखिए इसमें मानव कोशिकाओं में संश्लेषित रसायन जो सूक्ष्म जीवों से रक्षा करते हैं, किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है, ये सही आंसर है बच्चों। आंसर नंबर 2 जो है ये सही आंसर है। आप इसको ऐसे आंसर टिक करेंगे। 14 का दोष ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक सर्प नहीं है? कौन सा एक वास्तविक सर्प नहीं है? तो बच्चा कांच सर्प जो है एक वास्तविक सर्प नहीं है। बाकी समुद्री सर्प होता है, वृक्ष सर्प होता है, अंध सर्प होता है, लेकिन कांच सर्प जो है एक जो है वास्तविक सर्प नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? स्तनपायी वर्ग का मतलब होता है यानी कि वो सभी जानवर जो बच्चे पैदा करते हो, जो अंडे या वो और कोई चीज पैदा ना करें, जो सीधा अपने जैसा जो है जीव पैदा करें, उनको स्तनपायी कहते हैं। और जो अपने बच्चे को फीडिंग कराते हैं यानी कि दूध पिलाते हैं अपना, उनको स्तनपायी कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रुप है ऐसा। तो देखो बच्चों, इसमें आपका आंसर जो होगा वो 4 सही है। वेल होती है, चमगादड़ होता है, कंगारू होता है, दरियाई घोड़ा होता है। आंसर नंबर 4 सही है।
16 का 4 सही है। आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपास्थि समय मत्स्य का है? उपास्थि समय मत्स्य का है, तो इसमें शार्क और रे, ये जो आपका आंसर होगा, ये आंसर सही है। 17 का ये क्वेश्चन सही है। आप क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, निम्नलिखित में से किसमें अस्थिपंजर बिल्कुल नहीं होता है? अस्थिपंजर का मतलब क्या बच्चा? हड्डी वड्डी बिल्कुल नहीं होती है। किसके अंदर? तो रजत मीन, रजत जो मछली है उसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है। किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है? तो बच्चों, तने में वलयों की संख्या गिन करके, जो तने होते हैं ना, जब आप पेड़ को काटोगे ऐसे, जैसे मान लो कि ये पेड़ है और आप ये उसका वलय है, तो यहाँ बेटा रिंग रिंग सा बना होता है इसके अंदर, तो ये रिंगों को गिन करके जो है पेड़ की उम्र को ज्ञात किया जा सकता है। राइट, आप यहाँ से आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पेड़ की उम्र कैसे ज्ञात होती है, तो उसके अंदर जो रिंग होता है उस रिंग के माध्यम से हम पेड़ की उम्र को ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? सबसे ऊंचा, तो देखो मोर है, पेंगुइन है, शुतुरमुर्ग है और एमू है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुतुरमुर्ग जो होगा ये सबसे ऊंचा है, हाइट सबसे ज्यादा होती है किसकी? शुतुरमुर्ग की। एमू एक ऐसा जीव है जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाता है। किसमें? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पाता है। कौन? एमू, ऑस्ट्रेलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप यहां से आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं? तो बच्चों, केचुआ को कहते हैं। किसको बोलते हैं? केचुआ को। केचुआ को बोलते हैं किसान का मित्र। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? पसलियों की, तो सांप में सबसे ज्यादा पसलियां होती हैं, सांप में। राइट, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन यानी कि सीरीकल्चर के साथ है? तो सीरीकल्चर, कल आपको मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें आपसे मेरी बात हुई थी, जंगली जंगली फसलों से संबंधित है सीरीकल्चर। क्वेश्चन 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 25 देखते हैं, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। 24 देखिए, सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि? सपाट पैरों वाला आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्क पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दबाव कम हो जाता है। बिल्कुल यही सही बात है, यही आपका आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते? किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते? तो बच्चा, मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, उल्लू, लॉरिस, कौआ, एग्लेटर, कछुआ। आंसर एक आपका सही है। 25 में मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ का दांत नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, और यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन की श्रृंखला को पूरा किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी दिक्कत हो डिस्कस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो।